और दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग मिडवाइफरी क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि हम लोग 75 नंबर क्वेश्चन तक देख चुके थे और आज इससे आगे का क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। और साथ ही आपको बता दें कि ये टॉपिक जैसे कि हमने आपको लगातार बताते आ रहे हैं कि सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है ये और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मिडवाइफरी और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। यदि ये दोनों टॉपिक आप कर लिए तो आप समझिए कि आपका 40% क्वेश्चन बन गया एग्ज़ाम में। मतलब कि आप सिलेक्शन के अपने रिजल्ट के 40% पड़ाव पार कर चुके हैं और कुछ क्वेश्चन और दूसरे टॉपिक से बनाइएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इतना इस दो टॉपिक का अहमियत है। तो इस दो टॉपिक में हम लोग ज़्यादातर क्वेश्चन भी करेंगे क्योंकि ये दो टॉपिक हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही मायने रखते हैं। और कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर हम बीच में नया टॉपिक भी लाएंगे और फिर से हम लोग इन सारे टॉपिकों को कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। करें कि योनि परीक्षण द्वारा यदि नर्स को लगता है, यदि आप लोग जॉब पे जाते हैं, यदि आप लोगों को जब भी कोई प्रेगनेंसी वाली महिला आएंगे उसको यदि आपको दिया जाएगा परीक्षण करने के लिए, तो आपको यदि लगता है कि उसके सर्विक्स का विस्तार 3 उंगली जैसे, मतलब 3 उंगली कितना, जैसे ये हो गया, मान के चलिए ये मैं किसी का फिगर उंगली का फिगर बना रहा हूँ। ये मत सोचिएगा कि सर मेरे उंगली ऐसा नहीं है, किसी का है, वो हो सकता है कि ये मेरे जैसे ही हो। तो इस तरीके से मतलब कि उंगली का, एक मिनट रुक जाइए, ऐसे उंगली मतलब कि 3 उंगली जैसे कर रहा है, तो 3 उंगली जितना विस्तार, मतलब कि ये 3 उंगली हो गया ना, ऐसे ही अंगूठा होता है, इस पर आप लोग नेल पॉलिश करते हैं। ये हो गया आपका अंगूठा, मतलब कि आपका जो फिंगर का जो आगे वाले भाग होता है। तो इतना विस्तार हुआ है, 3 उंगली जितना यदि विस्तार हुआ है तो वो सेंटीमीटर के टर्म में। आप तो ऐसे तो मत लिख के, अब डॉक्टर के पास सबमिट करना है आप फाइल को उस पेशेंट के रिगार्डिंग, तो अब तो ये नहीं ना लिख दीजिएगा 3 उंगली जितना विस्तार हुआ है उसके सर्विक्स का, वहाँ पे तो आपको सेंटीमीटर के टर्म में लिखना पड़ेगा। तो वही पूछ रहा है कि कितना सेंटीमीटर उसका विस्तार मतलब कि होता है, तो वो सेंटीमीटर के टर्म में कितना होता है, 5 सेंटीमीटर। एक मतलब उंगली लगभग 2 सेंटीमीटर से थोड़ा कम होता है उसकी। ऐसे हम बात करें, ऐसे अगर उसकी हम चौड़ाई मापते हैं तो इस अनुसार ऐसे मापेंगे तो उस अनुसार मतलब कि 3 उंगली को मिलाकर कितना होता है, मतलब कि 5 सेंटीमीटर होता है। मतलब कि आप लोगों को यदि परीक्षण करने के लिए दिया जाए योनि परीक्षण के लिए, तो आपको यदि 3 उंगली जितना विस्तार लगे तो आप उस डॉक्यूमेंट्स पे या उसको बताइएगा कि 5 सेंटीमीटर तक इसका विस्तार हुआ है। इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सार्वजनिक रूप से, क्या कह रहा है कि सार्वजनिक रूप से प्रयोग किए जाने वाले भगछेदन का प्रकार है। मतलब सार्वजनिक रूप से जो, मतलब जो सभी सार्वजनिक मतलब क्या, सबके लिए या मतलब जनरल रूप से जो प्रयोग किया जाता है उसका भगछेदन का कौन कौन से प्रकार, लेटरल या जे आकार का, या मीडियो लेटरल या मीडियन। तो किस प्रकार का मतलब सार्वजनिक रूप से भगछेदन किए जाते हैं, तो ये जो किया जाता है ये मतलब कि मेडियो लैटरल के फॉर्म में किया जाता है। किस रूप में, तो मेडियो लैटरल के प्रकार में किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला आपका 78 क्वेश्चन का है, प्रसव काल में ऑक्सीटोसिन का प्रयोग करने का सबसे गहन दुष्प्रभाव क्या पड़ता है। जैसे कि झटके तथा कोमा में आना, उच्च रक्तचाप होना, या शरीर से अधिक पानी आना, मतलब पानी की हानि होना, या माँ को पीलिया आ जाना। तो प्रसव, जैसे यहाँ पर ऑप्शन सारा दिया गया है, तो कह रहा है कि प्रसव काल में जो ऑक्सीटोसिन का प्रयोग करने से सबसे बड़ा दुष्प्रभाव या सबसे गहरा दुष्प्रभाव जो पड़ता है वो क्या चीज़ का पड़ता है, तो झटके तथा कोमे आने का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है। झटका और कोमा आप लोग जानते हैं, कोमा मतलब कि जिंदा रहता है व्यक्ति लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता है, उसका मेमोरी भी काम नहीं करता है। हालांकि लाइकर को कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लाइकर को सामान्य लिखा जाता है जब वह क्या गहरे लाल रंग का हो, या भूसे रंग एवं साफ हो, गहरे नीले रंग भूरे रंग का हो, या हरे एवं पीले रंग का हो। तो कैसा होना चाहिए, लाइकर को सामान्य तब कहा जाएगा जब वह भूसे रंग का एवं साफ रहेगा। तो समझिए कि क्या है कि लाइकर सामान्य है और उसको मतलब कि लाइकर को सामान्य माना जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि एक सामान्य प्रसव में अधिकतम, क्या कर रहा है कि एक सामान्य प्रसव में अधिकतम कितने रक्त की हानि होती है। ऑप्शन ए में दिया है 100 ml दिया है मिलीलीटर, दूसरा है 1000 मिलीलीटर, तीसरा है 200 मिलीलीटर ml, चौथा है कितना 500 ml। तो सामान्य प्रसव में अधिकतम रक्त की जो हानि होती है वो कितना होता है, तो वो 500 मिलीलीटर होता है, मतलब कि हाफ लीटर कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि मतलब कि 500 मिलीलीटर होता है। हाफ लीटर तो नहीं कर सकते हैं, 500 मिलीलीटर मतलब कि क्या होता है, तो रक्त की हानि होती है। ml के टर्म में आप लोग देखते हैं ना, कोई मान के चलिए क्या, कोई मेडिसिन का दवा है, तो सॉरी थोड़ा सा फिगर बनाने में उतना अच्छा आप लोग थोड़ा ज़्यादा अच्छा फिगर बनाते होंगे। मान के चलिए ये है, इस पर यहाँ पर ml के टर्म में लिखा रहता है 1 2 3 4 5 ml। तो इस तरीके से ml लिखा रहता है, तो वही कह रहा है कि मतलब कि कितना सामान्य प्रसव में अधिकतम कितने रक्त की हानि होती है, तो कितना का, तो 500 ml का। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि फोटोग्राफ में लिखना शुरू तब किया जाता है जब सर्विकल विस्तार होता है कितना, तो ये कितना विस्तार होता है, तो ये मतलब कि 4 सेंटीमीटर होता है। कितना, 4 सेंटीमीटर विस्तार हो जाने पर मतलब कि उसको क्या कहते हैं, फोटोग्राफर लिखना शुरू कर दिया। तो ये सब क्वेश्चन हम देख चुके थे यहाँ तक, यहाँ से हम लोग 44 तक देखे थे, यहाँ से आगे का क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि गर्भ अवस्था के दौरान, कह रहा है कि गर्भ अवस्था के दौरान एमनियोसेंटेसिस करने से सबसे बड़ा जोखिम क्या चीज़ का रहता है। तो मतलब कि गर्भ अवस्था के दौरान एमनियोसेंटिस करने से सबसे बड़ा जोखिम जो भरा रहता है, जोखिम भरा काम कर सकते हैं, तो वो क्या रहता है कि समय से पहले प्रसव आने का, मतलब कि समय से पहले डिलीवरी होने का खतरा बना रहता है, सबसे बड़ा जोखिम उसी का रहता है। ठीक है, ये हमको एक बार देखने दीजिए कहाँ तक हम लोग क्वेश्चन किए हुए हैं। शायद हम लोग 90 तक क्वेश्चन कर चुके हैं, इससे आगे हम लोग अब आज करना है। ठीक है, चलिए आप लोगों का रिपीटेशन भी हो गया, उसका रिवीजन भी हो गया, और जो नहीं भी क्लास किए थे कल वाला उसका यहाँ से मतलब कि उसके लिए तो नया ही क्वेश्चन हो गया। अगला है कि नवजात शिशु का अगला फेंटेनल बंद होता है, कितना महीने में जाकर नवजात शिशु का अगला फेंटेनल बंद हो जाता है। तो ये कितने महीना में होते हैं, तो ये 18 से 16 महीना में, कितना महीना में, तो 18 से 16 महीना में जाकर नवजात शिशु का जो अगला फेंटेनल होता है वो बंद हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि गर्भवती महिला जिसे द्वितीय श्रेणी का हृदय रोग है, क्या कह रहा है कि गर्भवती महिला जिसे द्वितीय श्रेणी का हृदय रोग है, तो उस प्रसव में कौन सी स्थिति मतलब कि स्थिति देनी चाहिए। मतलब यदि महिला द्वितीय श्रेणी के हृदय रोग से ग्रसित है तो उस समय में प्रसव जो होंगे तो उस अवस्था में कौन सी स्थिति देनी चाहिए। मतलब कि ऑप्शन दिया है फोरलर्स स्थिति, या लिथोटोमी स्थिति, या बाएं करवट लेटाना, या सीधा लेटाना। तो किस तरीके से उसको मतलब कि स्थिति का सलाह देनी चाहिए, किस स्थिति में उसको मतलब कि प्रसव का अवस्था रखनी चाहिए, मतलब कि प्रसव के लिए किस स्थिति में उसको रखना चाहिए, ये आपसे मेनली पूछे जा रहे हैं। तो कैसे रखना चाहिए, उसको सीधा लेटाना चाहिए। यदि वो दूसरे स्थिति के हृदय रोग से पीड़ित है तो उसको मतलब कि सीधा प्रसव के समय में जो स्थिति होनी चाहिए उसका वो कैसा होना चाहिए, मतलब कि डिलीवरी के समय में उसकी स्थिति बिल्कुल भी सीधा लेटाना चाहिए, मतलब कि सीधा उसका मतलब लेटना चाहिए। ठीक है, जिससे कि उसके मतलब कि हृदय रोग जो डिफेक्ट है उस पर थोड़ा कम प्रभाव पड़े। अगला कह रहा है कि चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि प्री एक्लैम्पेशिया होने पर, क्या कह रहा है, प्री एक्लैम्पेशिया होने पर भ्रूण को कौन सी जटिलता मतलब कि हो सकती है या होती है, कौन सी जटिलता होती है। जैसे कि आपका ऑप्शन दिया है IUGR, एनीमिया, या हाइड्रोप्स
फीटेलिस या बड़ा शिशु होने का खतरा। तो क्या चीज़ होते हैं, तो इस केस में IUGR होते हैं। क्या होते हैं, IUGR होते हैं जब जो प्री एक्लैम्पीसिया होने पर भ्रूण का जटिलता जो बनती है वो क्या चीज़ का, तो IUGR का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। हम लोगों का 94 क्वेश्चन कह रहा है कि जब क्या कह रहा है कि जब झिल्ली 37वें हफ्ता बाद फटे लेकिन प्रसव आरंभ होने से पहले उसे क्या कहते हैं। मतलब 37वें हफ्ता में जाकर फट जाए, 37 हफ्ता के बाद जाकर फटे लेकिन प्रसव आरंभ होने से पहले उसे क्या कहेंगे। दीर्घकालिक अवस्था तथा झिल्ली का फटा रहना, या झिल्ली का फटना, या समय पर झिल्ली का फटना, या समय से पहले झिल्ली का फटना। तो क्या कहेंगे उसे, तो उसे हम लोग कहेंगे कि समय पर झिल्ली का फट जाना। यदि 37 हफ्ते के बाद यदि फटते हैं झिल्ली और लेकिन प्रसव प्रारंभ होने से पहले जो उसको कहे जाते हैं उसको क्या कहा जाता है, तो प्रसव मतलब कि समय पर झिल्ली का फट जाना उसको मतलब हम लोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, यदि स्त्री को प्री एक्लैम्पीसिया है तो कौन सा लक्षण होने पर उसे तुरंत अस्पताल में रिपोर्ट कराना चाहिए। यदि किसी भी स्त्री में प्री एक्लैम्पीसिया विकार है या प्री एक्लैम्पीसिया दोष है तो उसको मतलब कि उस लक्षण में मतलब कि कौन सा लक्षण होने पर उसे तुरंत अस्पताल में देना चाहिए। हृदय में जलन आने पर, या पैरों में सूजन होने पर, या हल्की पीठ दर्द आने पर, या तीव्र सिर दर्द होने पर। तो यदि प्री एक्लैम्पीसिया स्त्री को है तो उस स्थिति में यदि उसको तीव्र सिर दर्द हो रहा है तो तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना चाहिए। कब, तो जब उसका स्थिति मतलब कि तीव्र सिर दर्द हो रहा है तो उस स्थिति में उस लक्षण में अस्पताल में तुरंत उसको रिपोर्ट करवाना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाइकल एनक्सलाइज की प्रक्रिया किस प्रकार के गर्भपात को रोकथाम की जाती है। गर्भपात को मतलब आप लोग जानते हैं, तो गर्भपात को किस तरीके से रोका जाता है, सेप्टिक गर्भपात के माध्यम से, या पूर्णावर्ती गर्भपात, या आंशिक गर्भपात। जो सर्वाइकल एनक्सलाइज जो होती है ये एक प्रक्रिया है सर्वाइकल एनक्सलाइज, जिस प्रक्रिया से आपसे पूछे जा रहा है कि किस प्रकार के गर्भपात को रोका जाता है। तो इसमें पूर्णावर्ती वाले जो गर्भपात होते हैं उस प्रक्रिया को, उस गर्भपात को सर्वाइकल एनर्काल्स के द्वारा मतलब एनर्काल्स के द्वारा उसको क्या किया जाता है, तो रोका जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्लैम्पसिया क्या कह रहा है कि एक्लैम्पसिया में प्रयोग किए जाने वाली प्रमुख दवा कौन सा है। ऑक्सीटोसिन या सोडा बाइकार्बाइड, यहाँ पर कार्बाइड होगा, यहाँ पर आप लोग डॉल लिख सकते हैं, कार्बाइड, या मैग्नीशियम सल्फेट Mg, जिसको MgSO4 जो कहते हैं, जो रासायनिक नाम होता है। उसके बाद है क्या कि डाइजीपाम, या किस मतलब कि एक्लैम्पीसिया के प्रयोग में कौन सा प्रमुख दवा दिया जाता है, तो मतलब कि इसमें मैग्नीशियम सल्फेट दिया जाता है। कौन सा दिया जाता है, तो MgSO4 दिया जाता है। ठीक है, यह है क्या, मैग्नीशियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि किस प्रकार के गर्भपात में गर्भ अवस्था की निरंतरता को सुनिश्चित किया जाता है। क्या है कि किस प्रकार की गर्भपात में गर्भ अवस्था की निरंतरता को सुनिश्चित किया जाता है। असफल गर्भपात, आंशिक गर्भपात, पूर्ण गर्भपात, अपूर्ण गर्भपात, या पूर्ण गर्भपात। तो किस प्रकार को गर्भपात को सुनिश्चित किया जाता है, गर्भपात की निरंतरता को सुनिश्चित किया जाता है, तो ये किया जाता है
तो किस प्रकार का, तो आंशिक गर्भपात जो होते हैं उसमें मतलब कि गर्भपात की गर्भावस्था के निरंतरता को क्या करता है, वो सुनिश्चित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गर्भ से बाहर आरोपण होने वाली गर्भ का मुख्य स्थान कौन सा होता है। गर्भ से बाहर यदि गर्भ को आरोपित किया जाता है तो उसको मतलब कि किस स्थान पर आरोपित किया जाता है। फ्लोपियन ट्यूब में आप सबको पता है कि अब मतलब कि ऐसा नहीं है कि मतलब कि जिस महिला गर्भधारण नहीं कर पाता है तो मतलब कि उसके पास बच्चे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि गर्भधारण मतलब कि अब इंजेक्शन के माध्यम से भी वीर्य को अंदर डालकर मतलब कि उसको गर्भ अवस्था में लाया जा सकता है और बच्चे को जन्म भी होता है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि शाहरुख खान का जो 2 बेटे हैं, एक जो बड़ा है, दूसरा जिसका अब्राहम नाम है, शायद अब्राहम ही नाम है, एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा है। तो उसको उस प्रक्रिया के द्वारा ही मतलब कि उसका जैसे कि पत्नी है ना गौरी खान, तो उसके मतलब कि गर्भ से पैदा नहीं हुआ है, मतलब कि वो किसी मतलब विदेशी या किसी और महिला के गर्भ में उसका जो वीर्य होते हैं उसको मतलब कि डाला गया था और उस प्रक्रिया के द्वारा जो साइंटिफिक जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उसके द्वारा उसको क्या किया गया है, तो जन्म दिया गया है। वो आप लोग देखते भी होंगे, न्यूज़पेपर में भी सुने होंगे। तो वही कह रहा है कि गर्भ से बाहर आरोपण होने वाले गर्भ, ये हम आपको बता दिए कि कैसे क्या होते हैं। कोई भी चीज़ उससे रिलेटेड आएंगे तो वहाँ पर हम आपको उसका सारा चीज़ें बताएंगे। होने वाले गर्भ का मुख्य स्थान कौन सा होता है, फ्लोपियन ट्यूब या गर्भ का गर्भाशय गुहा या गर्भाशय ग्रीवा या उदरीय गुहा। तो कौन सा ऐसा मतलब कि बाहर का भाग है जहाँ पर गर्भ का मुख्य रूप से मतलब कि स्थान या दिया जाता है या गर्भ का वहाँ पर स्थान मतलब कि होता है। तो कहाँ पर आरोपित किया जाता है, तो ये किया जाता है फ्लोपियन ट्यूब में। कहाँ किया जाता है, तो फ्लोपियन ट्यूब में इसको किया जाता है। अगला है कि ट्यूबल गर्भावस्था, क्या कह रहा है कि ट्यूबल गर्भावस्था में आरोपण का मुख्य स्थान होता है क्या, इस्थमस या इन्फर्डिब्यूलम या एप्यूला या इंटरस्टिशियम। तो क्या होते हैं, जो ट्यूबल गर्भावस्था में जो आरोपण का मुख्य स्थान होता है मतलब कि कहाँ पर होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये कहाँ होते हैं, ये होते हैं एम्प्यूला में। कहाँ होते हैं, एम्प्यूला में। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि रिगली फॉरसेप किस प्रकार का फॉरसेप होता है। जैसे इसमें दिया है घुमावदार फॉरसेप या लंबा फॉरसेप, छोटी फॉरसेप या इनमें से कोई नहीं। तो रिगली फॉरसेप किस प्रकार का फॉरसेप होता है, तो ये जो फॉरसेप है ये छोटी फॉरसेप होता है। किस प्रकार का, तो छोटी फॉरसेप होते हैं। तो 2-3 क्वेश्चन और देखेंगे, उसके बाद आज हम लोग ज़्यादा लंबा क्लास नहीं करेंगे। 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। कह रहे हैं कि गर्भ अवस्था में HIV जो संक्रमण होता है HIV, कह रहे HIV की स्क्रीनिंग के लिए किया जाने वाला टेस्ट कौन सा है। किस टेस्ट के माध्यम से गर्भ अवस्था में HIV का पता लगाया जाता है। जैसे इसमें दिया है कि पॉलीमरेज चेन अभिक्रिया के द्वारा जिसको PCR कहते हैं, या वर्स्टन ब्लॉक के द्वारा, या इम्यूफ्लुओरेंस SSIFA के द्वारा, या EIA के द्वारा, जिसको एंजाइम इम्यूनो एसेस कहते हैं। तो किसके द्वारा मतलब कि HIV का स्क्रीनिंग किया जाता है गर्भ अवस्था में, तो ये जो किया जाता है ये EIA मतलब कि एंजाइम इम्यूनो एसेस के द्वारा किया जाता है। और एंजाइम इम्यूनो एसेस की कमी मतलब कि इम्यूनो की कमी के कारण ही ये HIV होते हैं, संक्रमण होते हैं। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हम लोगों का आज रहने देते हैं आज के क्लास। कल हम लोग इससे आगे के जो क्वेश्चन है उसको आगे कंटिन्यू रखेंगे। और जो भी कैंडिडेट अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किया है वो सारे कैंडिडेट इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप करके ज़रूर क्लास में जुड़ जाइएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास आपका चल रहा है, एक भी क्लास छूटेंगे
तो आपका तैयारी उतना पीछे चला जाएगा, आप सिलेक्शन से उतना दूर चला जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और यदि आपको किसी को जो क्लास ज्वाइन किया है उसको डाउट रह जाते हैं तो आप सबके लिए जैसे कि ग्रुप बना हुआ भी है, तो आप लोग वहाँ पर डिस्कस भी कर सकते हैं। वैसे हम आप लोगों का डिस्कशन का एक क्लास भी रखेंगे जिसको कुछ भी डाउट रहेंगे उसके लिए।